नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज जो अपना टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में जड़त्व आघूर्ण का महत्व। यानी जड़त्व आघूर्ण जो है उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अपना टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण का दैनिक जीवन में महत्व। कि जड़त्व आघूर्ण जो है वो दैनिक जीवन में अपने किस प्रकार से काम आता है। तो इसके अंदर अपने कुछ एक बातें देखते हैं। जैसे आप लोग ये जानते हो कि जो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो लिखा था I = mr²। I = mr², ये हमारे पास में क्या था, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र था। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि यदि आप लोग क्या कर दो, r को बढ़ा दो, इसका मतलब हुआ ये द्रव्यमान है और ये दूरी r है, ठीक है। यदि अपने क्या कर दें, घूर्णन अक्ष से दूरी r को बढ़ा दें तो इससे जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात सुन में, यानी आप लोग यदि स्मॉल r का मान बढ़ा देते हो तो उससे जड़त्व आघूर्ण I का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपने जो भी पहिए होते हैं, जैसे बैलगाड़ी का पहिया हो गया या गाड़ियाँ जो होगी उनका पहिया हो गया, वहाँ पर हमेशा क्या कोशिश की जाती है, हमेशा कोशिश की जाती है कि जो पहिए की परिधि है, जो घूर्णन अक्ष है उसके सापेक्ष जो परिधि उसकी बनती है, उस परिधि पर द्रव्यमान जो है वो क्या रखा जाता है, हमेशा ज़्यादा रखा जाता है। किसकी तुलना में, जो अंदर का भाग है उसकी तुलना में। जैसे ये इसकी परिधि है तो ये इसकी परिधि है और ये क्या है, घूर्णन अक्ष है। तो इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष ये जो दूरी r है इसका मान हमेशा ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्यमान जो है वो कहाँ रखा जाता है, परिधि पर रखा जाता है। ऐसी कोशिश की जाती है ताकि जड़त्व आघूर्ण I का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी जड़त्व आघूर्ण I का मान बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, अधिक द्रव्यमान को परिधि पर रखने की कोशिश की जाती है। जिससे क्या होगा, जिससे जो आपका पहिया है उसमें गतिपालक चक्र के गुण, उसमें गतिपालक चक्र जो है, इस गतिपालक चक्र के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। गतिपालक चक्र के गुण उत्पन्न होने का क्या मतलब है, गतिपालक चक्र जो है इसका गुण उत्पन्न होने का मतलब हो गया कि अब अगर क्या हो जाए, अचानक पहिए पर लगने वाला बल जो है वो कम ज़्यादा भी हो जाए तो भी क्या होगा, इसकी गति में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ चुका है और जड़त्व आघूर्ण यदि बढ़ गए हैं तो अपने इसकी गति में परिवर्तन करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, इसमें गतिपालक चक्र के गुण को उत्पन्न करने के लिए अधिक द्रव्यमान को, जो इसकी परिधि वाला पार्ट होता है, उस परिधि वाले पार्ट की ओर रखा जाता है। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकिल आपके पास में होती है, साइकिल के अंदर भी आप लोग देखते हो कि बिल्कुल ऐसा ही टायर इसका बनाया जाता है। और यदि आप लोग क्या करते हो, बल लगाते लगाते यानी साइकिल के पेडल मारते मारते अचानक बंद भी कर देते हो, तब भी साइकिल जो है वो काफ़ी दूरी तक आगे चली जाती है। किसके कारण, इस गतिपालक चक्र के गुण के कारण। इसके अलावा जो आपके पास में ऑटोमोबाइल इंजन्स होते हैं उनमें भी क्या होती है, एक काफ़ी बड़ी चक्ति लगी रहती है और चक्ति का ज़्यादातर द्रव्यमान जो वो कहाँ रहता है, उस परिधि पर टिका रहता है। इसी तरीके से जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें भी क्या होता है, एक गतिपालक चक्र लगाया जाता है, जिससे क्या है, उनको एक बार यदि आप लोग फर्श पर चला करके छोड़ देते हो वो काफ़ी समय तक आगे चलते रहते हैं। किस कारण से, इस जड़त्व आघूर्ण के बढ़ने के कारण। तो ये अपने पास में जड़त्व आघूर्ण का दैनिक जीवन में महत्व है। अब अपने इसके अंदर पढ़ने वाले हैं घूर्णन त्रिज्या के बारे में, कि घूर्णन त्रिज्या जो है वो अपने पास में क्या होती है। देखिए अपना नया टॉपिक, घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या का मतलब देखिए, जैसे अपने क्या करें कि ये मान लें ये क्या है, कोई एक घूर्णन अक्ष है। जैसे ये हमारे पास में क्या है, एक घूर्णन अक्ष है और इससे ये जो आपका पॉइंट है इस पर कितना द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है और ये दूरी जो है वो k है। अब देखिए घूर्णन त्रिज्या आपने यहाँ से कैसे बताएंगे, यदि अपने ये मान लें कि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित है। ऐसे मान लें अपने कि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित है, एक
बिंदु पर केंद्रित है। जैसे यहाँ ये जो m है इस पर क्या है, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। इस द्रव्यमान को इस दूरी से मल्टीप्लाई किया जाए, दूरी की बजाय दूरी के वर्ग से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी अपने एक बिंदु ले उस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माने, तो घूर्णन अक्ष से वह दूरी, घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिसके वर्ग को संपूर्ण द्रव्यमान से गुणा करने पर जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है, क्या कहलाती है, घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। यानी जड़त्व आघूर्ण आई जो है वो किसके बराबर हो, m² के बराबर हो। तो ये जो k अपने पास में आया है ये क्या कहलाती है, घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। फिर से देखना इसकी परिभाषा, घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा कैसे लिखोगे, यदि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाए और वह दूरी जिसके वर्ग को उस द्रव्यमान से गुणा करने पर पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए, क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे अपने ये मान लें कि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M है और उसकी घूर्णन त्रिज्या जो है वो कितनी है, k है। तो इस पिंड के लिए घूर्णन त्रिज्या का मान अपने पास में कितना आएगा, अपने पास में आएगा I = mk²। ये तो अपने मान आ गया। और यहाँ से यदि आप लोग k का मान ज्ञात करते हो तो k का मान कैसे आएगा, I/m के बराबर आएगा, या k इक्वल कितना आएगा, k इक्वल आएगा √I/m। ये हमारे पास में किसका मान है, ये हमारे पास में घूर्णन त्रिज्या का मान है। इसे अन्य रूप में कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए अपने ये माने कि पिंड जो है उस पिंड के अंदर कितने कण हैं, n कण हैं, यानी पिंड जो है वो किससे बना हुआ है, n कणों के निकाय से बना हुआ है। तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, उसका जड़त्व आघूर्ण आएगा m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² और प्लस mnrn²। इसे मैं यहाँ रख दूँ तो k इक्वल कितना आएगा, k इक्वल आएगा m1r1², m2r2², m3r3² और mnrn²/m। ये मान जो है इसका प्राप्त हो जाएगा। ये मान हमें प्राप्त हो जाता है किसका, घूर्णन त्रिज्या का। यदि n कणों के निकाय से अपना पिंड जो है वो मिलकर के बना हुआ हो तो उस समय, तो इस तरीके से आप लोग घूर्णन त्रिज्या जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप लोग ये मानो कि पिंड जो है उसके अंदर जितने कण हैं सभी कणों का द्रव्यमान क्या है, समान है, यदि सभी कणों का द्रव्यमान समान है, यदि सभी कणों का द्रव्यमान बराबर हो तो उसमें आपके पास में क्या आएगा, कैपिटल M, उसमें कैपिटल M बराबर आएगा m × n के। किसके बराबर आएगा, m × n के बराबर आएगा। यानी ये जो आपके पास में इक्वेशन बन रही है इसमें सारे m जो है वो सभी में आ रहे हैं, तो m कॉमन के रूप में बाहर आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा √ ऊपर से तो m कॉमन r1² प्लस r2² प्लस r3² और rn² अपॉन में m × n। m की जगह क्या आ गया, m × n आ गया। m को m से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में ये √ है, आपके पास में k का मान कितना बचता है, k का मान बचता है r1² r2² प्लस rn²/n। ये क्या बचता है आपके पास में, k का मान बचता है। तो k के मान का एक तो ये सूत्र आ जाता है आपके पास में, एक यदि n कणों के निकाय से मिलकर के बना हुआ बता दे तो आपको ये सूत्र लगा देना है। और यदि इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ हो कि n कणों से तो मिलकर के बना हुआ है परंतु प्रत्येक कण का द्रव्यमान जो है वो क्या है, बराबर है, तो उसमें कैपिटल M किसके बराबर होगा, स्मॉल m × n के बराबर होगा। और k का मान जो आप लोगों के पास में आएगा वो कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा √r1² प्लस r2² और लास्ट में क्या आ जाएगा, rn²/n। तो ये हमारे पास में घूर्णन त्रिज्या k के मान है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एक प्रमेय की जिन्हें अपने जड़त्व आघूर्ण प्रमेय के नाम से जानते हैं। देखिए नया टॉपिक अपना
जड़त्व आघूर्ण प्रमेय। देखिए जड़त्व आघूर्ण का जो मान है, उस मान के अंदर आपने देखा था फॉर्मूला आपने क्या लिख रहे थे, I = mr² लिख रहे थे। यहाँ पर जो स्मॉल r हमारे पास में आ रहा था, ये था घूर्णन अक्ष के सापेक्ष विभिन्न कणों की दूरियाँ, या विभिन्न कण जो है वो कितनी दूरी पर घूर्णन अक्ष के सापेक्ष स्थित है, वो हमारे पास में क्या था, स्मॉल r का मान था। अब यदि अपने क्या कर दें, उस पिंड के अंदर घूर्णन अक्ष की स्थिति को परिवर्तित कर दें, घूर्णन अक्ष को एक जगह की बजाय किसी दूसरी जगह अपने मान लें, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास में जड़त्व आघूर्ण जो है उसका मान बदल जाएगा। अब उस जड़त्व आघूर्ण का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए दो जड़त्व आघूर्ण प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं, एक तो लंबवत अक्ष प्रमेय या समकोणिक अक्ष प्रमेय, और दूसरी आती है समांतर अक्ष प्रमेय। तो दो प्रकार की प्रमेय हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लंबवत अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्ष या समकोणिक अक्ष आप लोग बोल सकते हो, समकोणिक अक्षों की प्रमेय। ये प्रमेय देखिए आपको क्या बताती है, ये प्रमेय आपको बताती है कि आपके पास में कोई समतल पटल है, आपके पास में क्या है, कोई एक समतल पटल है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, आपके पास में कोई एक समतल पटल है। इस समतल पटल का आपको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, और किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, ये x और y ये तो है इसके तल में स्थित, आपको किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, इसके तल से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो जैसे ये xy तल में स्थित है, तो z तल इसके क्या है, लंबवत है। जैसे ये बोर्ड मान लें कि xy पटल में क्या है, समतल पटल है, और इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है किसके, ये जो लंबवत अक्ष बाहर की ओर जो मार्कर मैं रख रहा हूँ, ये बाहर की ओर जो दिशा है, इस दिशा में आपको क्या करना पड़ जाए, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना पड़ जाए। तो किसी समतल पटल के तल के लंबवत स्थित अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान उस तल के अंदर स्थित, या उस तल जो है वो समतल जो है उसके समतल में स्थित दोनों लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ जो आपका जड़त्व आघूर्ण आएगा, इसके लिए आप लोग क्या बोलोगे कि किसी समतल पटल का इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तल में स्थित लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर आएगा। जबकि ये तीनों जो आपके पास में तल है, ये एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। दूसरा, इनका कटान बिंदु जो है वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी x और y जो है इनके कटान बिंदु से होकर के गुजरना चाहिए वो तल जिसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ये लंबवत अक्षों की प्रमेय आपको क्या बताती है कि IZ जो है वो किसके बराबर है, IX + IY के बराबर है। ये बात हमें कौन बता रही है, ये लंबवत अक्षों की प्रमेय बता रही है। यानी जो आपका ZX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, इस ZX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान IX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, यानी XX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण IX और YX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण IY के योग के बराबर होना चाहिए। यदि अपने लिखें इसका प्रूफ या इसकी व्युत्पत्ति, तो देखिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इसके अंदर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P। जैसे ये यदि आपका समतल पटल है XYZ, तो इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे। जैसे यहाँ क्या है, एक पॉइंट P है, और ये कहाँ स्थित है, ये XY तल में स्थित है, ये XY तल में स्थित है। ये दूरी मान ली हमारे पास में कितनी है, R वेक्टर दूरी है, R वेक्टर दूरी है। और ये जो जड़त्व आघूर्ण है ये तो IX है, ये कितना है, IY है, और यहाँ जो जड़त्व आघूर्ण है ये कितना है, IZ है। ठीक है, और ये जो दूरी है ये x है, ये जो दूरी है ये y है, और इधर दूरी z आ जाएगी, ये दूरी r है अपने पास में, तो ये दूरी भी कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी, और ये दूरी भी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों दूरियां बराबर होगी x और x, और ये दोनों दूरियां बराबर होगी y और y। अपने क्या करना है, अपने IX, IY और IZ के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने इसमें लिखेंगे कि x बिंदु P जो है उस पर स्थित कण जो है उसका x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहले लिखेंगे x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। पिंड का x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे।
पिंड जो है उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें किसके सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो सबसे पहले यहाँ जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आई एक्स, ठीक है। संपूर्ण पिंड का कर रहे हैं तो समीकरण लग करके आ जाएगा। साथ में आएगा द्रव्यमान यानी पॉइंट पी जो है उसका द्रव्यमान कितना है, मान लिया उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो आई एक्स किसके बराबर आएगा, समीकरण एम, और फिर आपको देखनी पड़ेगी कि पी पॉइंट जो है वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, वाई। तो ये कितना आएगा, ये आएगा समीकरण एम वाई स्क्वायर। यदि आयुओं कर लेकर के इसे चल रहे हो तो यहाँ एम आई लिख दोगे और यहाँ क्या लिख दोगे, वाई आई लिख दोगे, ठीक है। और फिर एक से लेकर के एन तक क्या कर देंगे, इसका समीकरण कर देंगे। एक बार के लिए समझाने के लिए सिर्फ मैं सीधी फॉर्म में इसे लिख रहा हूँ। तो आई एक्स किसके बराबर है, समीकरण एम वाई स्क्वायर के बराबर है। आगे देखते हैं, वाई एक्स के सापेक्ष यदि जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो तो वाई एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, वाई एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण यदि ज्ञात करना हो तो वाई एक्स के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा, आई वाई आएगा। यहाँ मैं साथ के साथ लिख देता हूँ 1 से n, बाद में छूट जाएगा कहीं। तो आई वाई क्या आएगा, वाई एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आएगा। ये देखिए कितना आएगा, समीकरण तो मैं पहले ही लगा देता हूँ 1 से लेकर के n तक, चलो लगाएंगे अपने। आई वाई के सापेक्ष ज्ञात करना है आपको, वाई एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए पी जो है इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान यदि मैं m मानूं, फिर देखोगे कि ये जो वाई एक्स है इससे कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये x दूरी पर स्थित है। तो यहाँ क्या आएगा, एम एक्स स्क्वायर, कितना आएगा, एम एक्स स्क्वायर आएगा, जैसे एम आर स्क्वायर आता है। अब ये आयुआ कण है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा और इसका मान 1 से लेकर के n तक। अब अपने क्या लिखेंगे, अब अपने लिखेंगे जेड एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, आई जेड इक्वल, ये किसके बराबर आएगा, एक तो समीकरण लगना ही लगना है, एक आएगा m द्रव्यमान और साथ में कितना आएगा इसके, आई लगा देता हूँ 1 से n, आई जेड इक्वल समीकरण एम आई, इसका मान 1 से n तक, साथ में आएगी दूरी कि जो जेड एक्स है उससे ये कितनी दूरी पर स्थित है। तो जेड एक्स, ये देखिए ये जेड एक्स है, ये आपको ऐसे दिख रहा है, पर रियल में ये कैसा है, इस तरीके से आपको पी से जेड एक्स पर लंब खींचना है, लंबवत दूरी अपने लेंगे। तो ये आपका जेड एक्स है, इस पर लंबवत दूरी देख सकते हो आप लोग, लंबवत दूरी यही तो है, और ये कितनी है, आर दूरी है, ठीक है। तो आर आई की अपने क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना बनेगा अपना, ये बनेगा एम आई आर आई स्क्वायर, कितना बनेगा, एम आई आर आई स्क्वायर बनेगा। अब देखिए अपने क्या करेंगे, अपने क्या लिख सकते हैं, ये आर आई जो स्क्वायर हम लोगों ने लिख रखा है इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आई जेड इक्वल समीकरण 1 से n और एम आई आर आई जो स्क्वायर है इसकी जगह देखिए क्या आएगा, यहाँ से जो आपके पास में ये आर लिखा हुआ है, इस आर की यदि बात की जाए तो ये आर किसके बराबर है, ये इस त्रिभुज का कर्ण बनता है। ये जो त्रिभुज यहाँ पर है इसका क्या बनता है, ये कर्ण बनता है। कर्ण किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। दूरी के रूप में यदि वेक्टर की बजाय दूरी के रूप में लिखें तो ये इसका कर्ण है, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ये बराबर होगा। तो आर आई स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई की स्क्वायर लिख दिए। ये जो आपके पास में वाई और जेड है इन दोनों के वर्गों का योग आर के बराबर होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आई जेड समीकरण एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस समीकरण एम आई वाई आई स्क्वायर 1 से n और 1 से n, ठीक है। अब देखिए अब इसका मान आपके पास में कहाँ है, इसका मान ये रहा, ये है इसका मान आई वाई, तो ये कितना है आई वाई, और ये जो आपके पास में वाई वाला ये रहा आई एक्स। तो आपके पास में आई जेड कितना आ गया, आई एक्स प्लस आई वाई आ गया, ठीक है। आई जेड किसके बराबर आ गया,
आई जेड आ गया आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर। यानी जो आपके पास में समतल पटल है उसके तल में स्थित अक्षों का जड़त्व आघूर्ण आप जब ज्ञात करोगे और उनका योग करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर आएगा। तो लंबवत अक्षों की या समकोणिक अक्षों की प्रमेय आपको क्या बताती है कि किसी समतल पटल के, जैसे ये समतल पटल है, इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इसके तल में स्थित दोनों लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर आता है। जबकि ये तीनों अक्ष जो है किससे गुजरने चाहिए, एक ही कटान बिंदु से होकर के गुजरने चाहिए, या जो लंबवत अक्ष है इन दोनों तलों के, इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर के गुजरे। यहाँ देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर आई वगैरह नहीं भी लगाते हो तो ये गलत नहीं माना जाएगा, ये भी सही माना जाता है। जब अपने दृढ़ पिंड गति की पढ़ते हैं तो इसमें आई बार बार आएगा, अपने कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो बहुत सी जगह आप लोग देखोगे तो बिना आई के भी इसे लिखा हुआ मिलेगा, सीधा मिलेगा आपको आई एक्स इक्वल एम वाई स्क्वायर समीशन लग करके आई वाई इक्वल समीशन एम एक्स स्क्वायर आई जेड इक्वल समीशन एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं है, बिना आई के भी ये जो लिमिट अपने लगाते हैं ना 1 से n आप लगा सकते हो, क्योंकि जब अपने इसकी बात करते हैं दृढ़ पिंड की तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बार ऐसा आता है कि ये 1 से n तक, 1 से n तक, तो आपको पता है समीशन लगा दिया तो मान 1 से n तक आपको लेना है n कणों का निकाय मान करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपने लेते हैं इसके अंदर समांतर अक्षों की प्रमेय। दूसरा जो इसके अंदर हमारा टॉपिक आता है वो आता है समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय। देखिए, समांतर अक्षों की प्रमेय, इसका कथन आपको क्या बताता है, एक तो ये देखेंगे, दूसरा ये प्रमेय आपको क्या बताती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ जिससे इसका कथन जो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। पहले डायग्राम बना देता हूँ इसका। जैसे ये पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और ये कोई एक्स मान लीजिए जैसे ए डैश और बी डैश है, और यहाँ एक अक्ष है ए और बी। ए और बी के सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। यहाँ कोई एक पिंड रखा हुआ है, पॉइंट पी लिख देता हूँ, इसे ओ लिख देता हूँ, इसे ओ डैश लिख देता हूँ, और दोनों अक्षों के मध्य दूरी मान लेता हूँ कितनी है, स्मॉल डी है, और ये दूरी मान लेता हूँ कितना है, आर है, ठीक है। ये दूरी आर मान लेते हैं और ये कितनी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। आयुवा कण यदि लेकर के चले इसे, तो इसे मैं एम आई लिख दूँगा, एम आई लिख दूँगा, और यहाँ क्या लिख दूँगा, आर आई लिख दूँगा, यदि आयुवा कण लेकर के इसे चलता हूँ। तो देखिए, आपको जो समांतर अक्षों की प्रमेय वो क्या बताती है, समांतर अक्षों की प्रमेय बताती है कि किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस दोनों समांतर अक्षों के मध्य दूरी के वर्ग का गुणनफल और पिंड के कुल द्रव्यमान जो है उसके गुणनफल के बराबर आती है। यानी आपको ये बोल रहा है कि ए बी जो है, यानी आई ए बी जो है वो किसके बराबर है, वो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए कथन इसका कि जो आपको समांतर अक्षों की प्रमेय है वो क्या बता रही है, किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण, यानी ये घूर्णन अक्ष के इस ए बी के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस उस पिंड के कुल द्रव्यमान, पिंड का कुल द्रव्यमान जो है वो कितना है, कैपिटल एम है। पिंड के कुल द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के मध्य दूरी, स्मॉल डी दोनों समांतर अक्षों के मध्य दूरी है, तो दोनों अक्षों के मध्य दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। यानी आईसीएम में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, पिंड का कुल द्रव्यमान जोड़ना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करके, दोनों समांतर अक्षों के मध्य दूरी के गुणनफल वर्ग के साथ।
यानी m जो है इसे किससे गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों के मध्य दूरी जो है उसके वर्ग से गुणा करना पड़ेगा, और इसे किस में जोड़ना पड़ेगा, जो आईसीएम है इसमें जोड़ना पड़ेगा, और उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, उससे आपको जो कुल जड़त्व आघूर्ण है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसका प्रूफ जो है वो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है इसका प्रूफ जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जो इसका द्रव्यमान के अंदर है, उसके सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना है। तो यहाँ समीशन लगाया, 1 से n तक लिखा, ये आया mi और ri की स्क्वायर के बराबर। फॉर्मूला होता है mr²। ये m द्रव्यमान है और दोनों के मध्य दूरी के वर्ग का गुणनफल करना है। तो दोनों के मध्य जो दूरी है किसके, p और जो यानी पिंड जो है या कण जो है उसकी गुणन अक्ष से दूरी, ये आपका mi कण है और इसकी गुणन अक्ष से दूरी कितनी है, ri है। इसका वर्ग किया और m से मल्टीप्लाई किया तो mi/ri², और इसका कर दिया हम लोगों ने समीशन 1 से n तक। ये बराबर आया आईसीएम बराबर समीशन 1 से n mi/ri की स्क्वायर, और समीकरण नंबर लगा दी 1। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ए बी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो ये किसके बराबर होगा, समीशन 1 से n, और समीशन के अंदर अपने लिखना है mi, और आगे दूरी लिखनी पड़ेगी आपको किसके मध्य, O और जो P बिंदु है आपका, इन दोनों के मध्य दूरी। तो O और P यानी आपका कण जो है उसकी गुणन अक्ष से दूरी, वो दूरी कितनी आएगी, वो आएगी d + ri। कितनी आएगी, d + ri, क्योंकि ये टोटल दूरी है, ये गुणन अक्ष AB से दूरी है कण P की। तो आपके पास में अब क्या आने वाला है, इसका स्क्वायर और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि समीशन mi/ri² इसका फॉर्मूला है, तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए IAB बराबर क्या बनेगा, समीशन 1 से n, और ये बना mi, इसका वर्ग खोलें तो d² + ri² + 2dri क्या बनता है, 2dri बनता है। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो IAB बराबर, यदि मैं इसे अलग अलग लिख दूं तो 1 से n mid² प्लस समीशन 1 से n mi/ri² प्लस समीशन 1 से n, और mi2 को बाहर रखा, dri, ठीक है, dri। इसे थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ, IAB समीशन, इसे सबसे पहले लिख दूँ तो ये बनेगा समीशन 1 से n और mi/ri² प्लस इसे लिखता हूँ समीशन, कोई ज़रूरी नहीं है आगे पीछे ऐसा लिखो आप लोग, mid²। इसके जैसा बनाएं यदि तो अपने ये लिख रहे हैं, तो 2 पहले से ही बाहर है, d भी बाहर आएगा समीशन से क्योंकि i लगा हुआ नहीं है इसके साथ में, ये आया 1 से n और mi/ri आ जाएगा, ठीक है। क्या है, समीशन mi/ri अपने पास में होगा। तो अब आपके पास में ये क्या बन जाता है, ये आपके पास में बन गया समीशन mi/ri² और ये बनता है समीशन mid² और ये बनता है 2d समीशन mi/ri²। ये जो आपके पास में फॉर्मूला लिखा गया है समीशन mi/ri², ये किसका सूत्र है, ये आपके पास में सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण का। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा लिखा गया है जो समीकरण 1 आपके पास में लिखी हुई है उसमें, कि ये जो मान है ये किसके बराबर है, इसके द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाले जड़त्व आघूर्ण के अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर है। तो ये अपना मान ICM के बराबर है, प्लस ये जो मान है समीशन mi, ये किसके बराबर है, पिंड के कुल द्रव्यमान के बराबर है। किसके बराबर है, पिंड जो है उस पिंड के कुल द्रव्यमान के बराबर मान आ रहा है, ठीक है। आगे यदि अपने बात करें तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण आपके पास में आ रहे हैं, ये जो मान है ये कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इससे आपको जो समीकरण मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो समीकरण मिलेगी आपको IAB बराबर ICM प्लस MD²। ये समीकरण जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ये कैपिटल M है, पिंड का कुल द्रव्यमान कैपिटल M, ठीक है, MD²। ये जो आपके पास में समीकरण है ये क्या कहलाती है, समांतर अक्षों की प्रमेय कहलाती है। इसे देखिए आप लोग, जहाँ हमने लिखा है mi/ri
इसका मान कितना लिखा है, 0 लिखा है। ये चैप्टर के शुरुआत में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा, उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि ये जो मान आपके पास में आता है ये कितना आता है, 0 आता है। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो द्रव्यमान आघूर्ण है उनका योग किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो इससे आपके पास में जो जड़त्व आघूर्ण के लिए समांतर अक्षों की प्रमेय क्या प्राप्त होती है, I/AB = ICM + MD²। जो जड़त्व आघूर्णों की प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आपके जड़त्व आघूर्ण जो प्रमेय है उनको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये अपने पास में आता है I/AB = ICM + MD²। और एक अपने लंबवत अक्षों की प्रमेय पढ़ी थी IZ = IX + IY, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने बचा हुआ पार्ट इसका पढ़ेंगे।